हाँ जी, नेक्स्ट काइंड ऑफ ग्राफ पे आ जाओ। अभी हमने मॉड्यूलस फंक्शन का किया था, नेक्स्ट आ जाएगा आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट इज 5th नंबर, ग्राफ फॉर्मूला नोटबुक में लिखने हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। सेम होता आर से आर तक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं। किससे डिफाइन होता है इसको एग्जांपल से समझेंगे। लाइक अगर एक्स आपके पास 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.9, तो इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इनका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा x 1 या 2 के बीच में लाई कर रहा है, लाइक 1 है या 1.1 है या 1.2 है या 1.9 है, तो इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इनका इंटीग्रल पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन से समझना। ये 0 है, ये 1 है, यानी अगर x यहां पर है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हुई? 0। अगर x मेरा 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हुई? 1, यानी लेफ्ट वाला नंबर आ रहा है। इसका मतलब अगर वैल्यू -1 और 0 के बीच में हुई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। -1 और -2 के बीच में आ रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। अब इसको जनरल करते हैं कि इफ x n और n+1 के बीच में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बात समझ आ गई? नोट इट डाउन। ठीक है, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन हुई? कि इफ x n और n+1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? n होगा, है ना। अब आप ये देख रहे हो कि ये n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज हो गई वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। यस और नो? और जो इसका डोमेन होगा वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इतना समझ आया कि नहीं? क्लियर है? नोट इट डाउन। इसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके ग्राफ पे। ध्यान से समझना। ये तो हो गया डोमेन हमारा, जहां पे मुझे डोमेन शो करना है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ऊपर आ गया हमारे पास क्या? वाई एक्सिस, जिस पर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, ये मैंने बनाया 1 2 3 4, सेम इतनी डिस्टेंस पे -1 -2 -3 -4। राइट, अब जरा समझो, अगर 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 0। तो मुझे 0 वाला पॉइंट तो मिलेगा ना? मिलेगा। लेकिन 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो तो मुझे उसकी वैल्यू क्या मिल रही है? सिर्फ 0 ही मिल रही है। मिल रही है, यानी इन सब पे y कोऑर्डिनेट मेरे पास इसकी वैल्यू 0 मिल रही है,
यानी तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो यहां से यहां तक आएगा और 1 उसमें से नहीं होगा। इतना समझ आ गया? ठीक है, इतना पार्ट ड्रॉ करो। ये इतना पार्ट उनके लिए है जब x आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 है। हाँ, स्टेप वाला बनता है, सीढ़ियों वाला, जैसे सीढ़ियां होती है ना घर की, ऐसा ग्राफ बनता है इसका। डन। अब मुझे बताओ, अगर x 1 और 2 के बीच में हो, यानी इतने पोर्शन की बात कर रही हूं मैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। यानी यहां से यहां तक के बीच में, और 1 की भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। 1 कहां आता है वाई एक्सिस पे? ऊपर। यानी 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1, तो यहां तो डार्क वाला डॉट आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट तो मुझे मिल रहा है। लेकिन यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू मैं ले लूं, सबकी वैल्यू मुझे 1 मिल रही है और 2 मुझे नहीं मिल रहा। तो 1 से 2 के बीच में हर एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 1। तो y is equals to 1 represent a line parallel to x axis, तो दैट्स वाई ये वाला ग्राफ बनेगा। इजी। अब इसी चीज को कॉन्टिन्यूएशन में करते हुए मैं इस ग्राफ को आगे प्रोसीड कर सकती हूं कि नहीं? यानी कि 2 और 3 के बीच में 2 पे 2 मिलेगा डार्क वाला पॉइंट, 3 पर 2 नहीं मिलेगा, उसके बीच में सारे मुझे 2 मिलेंगे। ये वाली सीढ़ी मिल जाएगी, स्टेप मिल रही है ना मुझे, है ना? फिर ऐसे ही 3 और 4 के बीच में 3 पे 3 तो मिलेगा, 4 पे 3 नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नीचे -1 तक, -1 पे तो वैल्यू -1 होगी, और ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास यहां पर वैल्यू नहीं होगी। ऐसी अगले में ये -1 है, उल्टा बनेगा। हाँ, -2 पे -2 तो मुझे मिलेगा, लेकिन -1 नहीं मिलेगा। इसके बीच में मुझे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो -2 मिलेंगी। ऐसी -3 और -2 के बीच में मुझे वैल्यूज -3 मिलेंगी। तो ये हमारा ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसको बोलते हैं स्टेयर्स वाला ग्राफ। मॉड वाला ग्राफ कैसा था? v में हमेशा चाहे कुछ भी दे रखा हो फंक्शन, वो v जो है कहां से पास होगा? एक्स एक्सिस के किसी ना किसी पॉइंट से। देखा था अभी आपने, है ना? और ये वाला ग्राफ हमेशा हमें कैसा मिलता है? स्टेयर्स वाला ग्राफ होता है। बोलो समझ आ गया? नहीं? ठीक है, अब एक लास्ट ग्राफ और बताऊंगी आज, दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसके बीच में ना एक ग्राफ आपकी बुक में और दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ। उसका सिर्फ डोमेन रेंज करना है, वो भी मैं बाद में बताऊंगी उसे करना है कि नहीं, क्योंकि वो कभी आया नहीं है। ठीक है, करना होगा तो मैं करा दूंगी, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। सिग्नम फंक्शन, अब सिग्नम फंक्शन भी होता तो R से R तक ही है, डिफाइंड बाय fx की वैल्यू
या तो 1 होती है, या तो 0 होती है, या तो -1 होती है। 1 होती है सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, 0 होती है इक्वल 0 के लिए, और -1 होती है सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो यहां से क्लियरली डोमेन और रेंज क्या होगी बता सकते हो? आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज है एक्स की, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है, तो डोमेन तो मेरा आर हो गया। नहीं, आर की वैल्यू मेरे पास सिर्फ ये होंगी, ये 3 वैल्यूज, तीनों लिखनी है, यानी कि इन 3 वैल्यूज का सेट। कौन कौन सी? -1, 0 और 1। अब इसका ग्राफ समझेंगे, देखो और भी ज्यादा आसान है। ये तो होगी एक्स एक्सिस जिस पे मैं डोमेन लेती हूँ, डोमेन मेरा -∞ से +∞ तक, ठीक है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, यानी कि मुझे ओरिजिन मिल जाएगा, ठीक है। 0 से बड़े के लिए मुझे सिर्फ 1 मिल रहा है। एफ एक्स की वैल्यू हम कहां लेते हैं? y पे, ठीक है। 1 आएगा सपोज यहां पे, -1 आएगा उतनी डिस्टेंस पे नीचे आएगा। 0 पे तो वैल्यू 0 है, लेकिन 0 के जस्ट बाद वैल्यू क्या है? 1 स्टार्ट हो रही है और अप टू इन्फिनिटी जा रही है। तो मुझे 1 पे यहां पर तो ओपन सर्कल बना करके एक पैरेलल लाइन सेगमेंट बना देंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 को करेगा कि नहीं? इसी तरीके से 0 से लेस के लिए -1 तो मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन कितनी भी वैल्यू ले लूं मैं -1 से, तो ये सारी की सारी मेरे पास क्या मिलेंगी? -1। तो इसका ग्राफ बहुत ही ज्यादा आसान है सिंपल। बस इसमें ध्यान देने वाली बात पता क्या है? ध्यान देने वाली बात पता क्या है? ये कि ओरिजिन पे ना आपको डार्क वाला डॉट बनाना है, ओपन नहीं बनाना, लाइक दिस। आपको ओरिजिन पे यहां पे डार्क डॉट बनाना है, क्योंकि 0 पे 0 मिल रहा है। जो पॉइंट नहीं होता उसको ओपन सर्कल से बनाते हैं, जो पॉइंट होता है उसे डार्क डॉट से बनाते हैं, ठीक है। राइट। इसके बाद बस इसमें 1-2 ग्राफ और हैं। एक तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टाइप जो है आपकी पावर ग्राफ्स। ये आते नहीं है जनरली, बहुत रेयर है। एक तो है y इज टू एक्स स्क्वायर और एक है y इज टू एक्स क्यूब का, यानी एक तो है x की इवन पावर का, एक है x की ऑड पावर का। अब x की पावर 2 है तो हमें पैराबोला मिलता है सिंपली। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था आपने चैप्टर में, याद है? हाँ, लाइक ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें हमें पैराबोला मिलता है ऐसे, दिस वन। जबकि क्यूब में हमें पॉजिटिव साइड में तो अपर पैराबोला मिलता है और लेफ्ट साइड में हमें जो मिलता है वो लोअर पैराबोला मिलता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जब मैं रखूंगी तो x की पावर 3 पॉजिटिव ही आएगी, और जब मैं नेगेटिव वैल्यूज रखूंगी तो x की पावर 3 करने में मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो इस केस में पॉजिटिव पार्ट में तो हमें मिलेगा ऐसे वाला, और नेगेटिव में कैसे मिलेगा? इसके नीचे वाला। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये तो पावर थी हमारी कितनी? क्यूब। अगर मैंने इसकी पावर मान लो x की पावर 5 कर दी तो शेप तो यही रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। x की पावर 7 कर दी, थोड़ा और दूर हो जाएगा, शेप यही रहेगी। तो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं
सपोज y की पावर x की पावर 4 है, ठीक है, रहेगा तो यही, वो थोड़ा और वाइड हो जाएगा, x की पावर में 8 कर दूं और थोड़ा वाइड हो जाएगा, लेकिन रहेगा शेप यही। समझ आ गया? अच्छा एक और बात बताओ, अगर इसमें पहले डोमेन और रेंज की बात करते हैं, इस केस में डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी, और इस केस में डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी? डोमेन तो आ रही आएगा दोनों के केस में। माइनस इसमें नहीं, देखो 0 मिल रहा है तुम्हें, 0 से ऊपर इंफिनिटी तक, नीचे कोई ग्राफ नहीं है, नीचे कोई ग्राफ नहीं है। y की वैल्यू सिर्फ कहां से कहां तक मिल रही है? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? 0 टू इंफिनिटी, जिसमें 0 पे आपने क्या करना है ना। और इसमें आपके पास देखो इधर वाले ग्राफ में प्लस इंफिनिटी में भी सारी वैल्यूज मिल रही है, माइनस इंफिनिटी में भी सारी मिल रही है। तो इस केस में r का r ही रहेगा, सारे रियल नंबर्स। आसान है, ठीक है। एक बार ऐसे आ गया था y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बता सकते हो ग्राफ, डोमेन और रेंज? डोमेन और रेंज तो सेम है, डोमेन और रेंज सेम रहेगी? डोमेन तो सेम है। सोचो, सोच के जवाब दो। माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है ये, माइनस और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, समझ लो डिफरेंस है। हाँ, पर इसमें जो ग्राफ है पैराबोला बनेगा वो नीचे की साइड बनेगा, रेंज 0 से माइनस इंफिनिटी। डोमेन जो होगा वो तो सेम रहेगा, ये एक्स की वैल्यू सारी है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, वो तो सेम रहेगा, लेकिन रेंज जो हो जाएगी वो माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगी। सिर्फ नीचे नीचे ग्राफ मिल रहा है हमें y की वैल्यूज कहां से कहां तक मिल रही है? 0 से लेकर के नीचे इंफिनिट माइनस इंफिनिटी तक, ऊपर कोई ग्राफ नहीं है। और अगर मैं इसी तरीके से आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बताओ, तो क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? अब x की अगर तुम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंगली y की क्या वैल्यू मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है। यस, यानी पॉजिटिव वाला पार्ट जो नीचे बन जाएगा, यानी कि ये ग्राफ लेफ्ट साइड में तो ऊपर जाएगा और राइट साइड में नीचे आएगा। डिफरेंस समझ आ गया प्लस और माइनस का? तो आ सकता है ना ये दोनों। इसमें भी जरा डोमेन और रेंज बता देना मेरे को। डोमेन तो r और रेंज माइनस इंफिनिटी। डोमेन भी r और रेंज भी r। रेंज r बिल्कुल, क्योंकि ये देखो ऊपर भी मिल रही है वैल्यू, हमें नीचे भी मिल रही है, ग्राफ हमें ऊपर भी मिल रहा है नीचे भी, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी r ही होता है ना। तो बताओ जी, टॉपिक अच्छे से समझ आया आज का कि नहीं आया? 2 सेकंड रुक जा, जल्दी जल्दी जाने के आ जाए। ये बताओ समझ आ गया कि नहीं? आ गया। अब एक जो ग्राफ मैं कह रही थी इसमें बीच में दे रखा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि सारे ग्राफ हो जाएंगे। द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ना, ऐसे ही अगला ग्राफ है द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको समझो, ये फंक्शन भी होता r से r तक ही है, डिफाइंड बाय फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब जैसे आपके पास 1.2 है ना, तो ये जो 2 है 0.2, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब ये कैसे मिलेगा? x में से अगर मैं उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को माइनस कर दूं तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। जैसे x मेरे पास 1.2 है,
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हुआ 1। तो जब मैं x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को माइनस करूंगी यानी 1.2 में से 1 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 0.2। सिर्फ फ्रैक्शन वाला पार्ट मिला कि नहीं मिला, है ना। और रियल नंबर के अकॉर्डिंग मेरे पास x जो है वो किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, या तो x किस किस के बीच में लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, या तो x किस किस के बीच में लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, या तो x किस किस के बीच में लाई कर रहा है 2 और 3 के, या तो x किस किस के बीच में लाई कर रहा है -1 और 0 के, या तो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, मैंने कुछ पॉजिटिव लिया कुछ नेगेटिव लिया। तो इस केस में जब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x करूंगी, ध्यान देना नंबर 0 और 1 के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल कुछ किस तरीके का फंक्शन है, लाइक जैसे 0.5 है, x 0.5 है, उसमें से माइनस क्या कर दिया मैंने 0, तो मुझे क्या मिल रहा है 0.5 मिल रहा है। सपोज मेरे पास 0.9 है, x जो है वो 0.9 है, उसमें से जब मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस करूंगी यानी 0 माइनस करूंगी तो क्या मिलेगा 0.9। मतलब मुझे 1 कभी नहीं मिलेगा, हर बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.9 या 0.99 या 0.999 कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे कि नहीं, है ना। अब इसकी बात करते हैं, लाइक मेरे पास x जो है वो 1 है, 1 और 2 के बीच में है, सपोज 1.1 है। अब इसमें से जब मैंने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1 माइनस किया क्या मिला 0.1। इसमें अगर मैं 1.9 ले लूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो अभी भी 1 ही रहा, अगेन मुझे क्या मिला 0.9 मिला। मतलब मुझे वैल्यू जो मिल रही है वो हमेशा 0 और 1 के बीच की वैल्यूज मिल रही है, और जैसे जैसे मैं इन्हें बढ़ा रही हूं 1.1, 1.2, 1.3 तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है कि नहीं, है ना। तो इसके ग्राफ को समझते हैं। अब जरा इसका ग्राफ समझना, है बहुत आसान, बस समझने वाली चीज है। लाइक ये हो गई आपके पास y एक्सिस, किसकी वैल्यू है यहाँ पे x माइनस इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हमेशा मुझे 1 और -1 के बीच में ही मिलेगी ना, बस या तो 1 या -1 के बीच, -1 भी नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही मिल रही है, 0 और 1 के बीच में ही मिल रही है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इधर मैंने ले लिया -1, इधर मैंने ले लिया -2, इधर मैंने ले लिया -3, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ये मेरी y डैश एक्सिस है, y डैश, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूं, 0 पे अगर मेरे पास x 0 है तो उसके ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू भी 0 ही हुई, है ना। तो x माइनस दिस करने पर भी मुझे 0 ही मिलेगा, तो यानी एक पॉइंट तो मुझे ये मिलने वाला है, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। अब अगर मैं x को 1.1 ले लूं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, यानी कि नहीं मैं 0.1 ले लूं, सॉरी ये इसके बीच में ले रहे हैं ना हम 0 और 1 के बीच में। सपोज मैंने 0.1 लिया, तो 0.1 में से जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 0.1 मिलेगा। 0.1 में से जब आप 0 माइनस करोगे तो आपको 0.1 ही मिलेगा ना, किसी में से भी 0 को माइनस करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। 0.1 बेटा 0.1 में से 0 माइनस करोगे 0.0 लिखोगे उसको, तो 0.1 ही मिलेगा ना बच्चे, माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू रखी है अभी सिर्फ, ये मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना इसके अंदर मैंने x की वैल्यू रखी, फंक्शन ये है ना मेरे पास, तो मैंने x की जगह दोनों जगह 0.1 लिखा, एक वैल्यू 0, ये जो इसकी वैल्यू है ये 0 बन गई, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट। अब 0 को मैं 0.0 लिख सकती हूँ, जब दोनों को माइनस करूंगी तो 0.1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 0.1 पे 0.1 मिल रहा है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही 0.2 में से जब मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस करूंगी तो मुझे 0.2 मिलेगा, यानी इससे जस्ट अगला पॉइंट मिल जाएगा,
ऐसे ही उसके बाद अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, लेकिन मुझे 1 कभी नहीं मिलेगा। 1 पे 1 कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके बीच के पॉइंट्स मिलेंगे। ये बात समझ आई या नहीं? आ गई? अब 1 की बात करते हैं। 1 में से जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 को ही माइनस करूंगी तो क्या मिलेगा? 0। यानी 1 पे मुझे क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। 0 पे 0 मिला था, 1 पे 0 मिला, लेकिन 2 पे 1 कभी नहीं मिलेगा और इसके बीच में मुझे ऐसे वाला ग्राफ मिलेगा। लगी समझ? ऐसे ही 2 पे तो मुझे 0 मिलेगा, लेकिन 3 पे मुझे 1 कभी नहीं मिलेगा और इसके बीच की वैल्यूज के लिए ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब मैं बाकी के ग्राफ इजीली ऐसे ही इसी पैटर्न को फॉलो करके बना सकती हूँ। यानी मुझे -1 पे -1 तो मिलेगा, लेकिन 0 पे 1 कभी नहीं मिलेगा और ये ऐसे स्लैंट लाइन मिलेगी। -2 पे -2 मिलेगा, लेकिन -1 पे 1 कभी नहीं मिलेगा, इसके बीच की ये वाली वैल्यूज मिलेगी। तो बोलो ग्राफ समझ आया कि नहीं? बस बनाने में ध्यान रखना कि ये पॉइंट्स इधर इधर नहीं कर देना। -2 के ठीक ऊपर आना चाहिए। ये जो देख रहे हो ना ये वाला पॉइंट, ये -2 के ठीक ऊपर आना चाहिए, -1 के ठीक ऊपर आना चाहिए, है ना? बस ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी यहां बना दी है ऐसे बीच में तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन का ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली 1 के पास आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड में बना रही हूं। ये पॉइंट यहां आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इधर -1 के। समझ आ रही है? ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, बिल्कुल सही है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं। लेट मी फिनिश फर्स्ट, फिर उसके बाद ड्रॉ करना। अभी मैं इसके डोमेन और रेंज की बात कर रही हूँ। डोमेन क्या है और रेंज क्या है? डोमेन तो आ रहा है, साफ दिख रहा है, एक्स की सारी वैल्यूज हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। ये देखो सारी नेगेटिव वैल्यूज भी है पॉजिटिव भी है, तो डोमेन तो आर हो गया। रेंज मुझे सिर्फ 0 से लेकर के 1 के बीच में मिल रही है, जिसमें 1 मुझे कभी नहीं मिल रहा। 0 तो मिल रहा है मुझे, 1 कभी नहीं मिल रहा। रेंज क्या हो गई? सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, जिसमें 0 तो है 1 नहीं है। ठीक है, अब इसको आराम से ड्रॉ करो, उसके बाद आज की क्लास तुम्हारी खत्म होगी। हाँ, आज जल्दी छुट्टी कर दो। वैसे इतना जल्दी भी नहीं, अभी तुम करोगे तो टाइम लग जाएगा तुम्हें बनाने में। जो चीज नहीं समझ आए दोबारा समझ लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे कल से ना इसके क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। बताओ, हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे डोमेन निकालना, रेंज निकालना और उनके ग्राफ भी, किसी किसी में उनके ग्राफ भी बनाना। ठीक है, बट डोमेन एंड रेंज तो है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन डोमेन और रेंज का आता है, और अगर उन्होंने ग्राफ भी दे दिया तो क्वेश्चन आपका 3 से 5 नंबर का बन जाता है। सुंदर है ना ग्राफ इसका? अब बात ही आती है कि तुम्हें याद कितने रहेंगे। तो इस संडे को जो टेस्ट होगा ना, वो इनके सिर्फ ग्राफ, डोमेन और रेंज का होगा। संडे ऑफ कोर्स, संडे लूंगी इस बार टेस्ट, इस बार संडे टेस्ट लूंगी, क्योंकि वो भी आएंगे तो 2 दिन तो उन्हें भी चाहिए कम से कम इसको समझने में, डाउट्स पूछने में। ये भी हो सकता है कि संडे की जगह मंडे टेस्ट ले लूं, हो सकता है, नॉट
मंडे संडे नॉट कंफर्म। सैटरडे तो है ही नहीं, ये तो फैक्ट है। और इस बार जो है इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ जितने भी मैंने ग्राफ कराए हैं, डोमेन रेंज कराए हैं, इन्हीं का टेस्ट होगा पहले। तो सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। ये जितना भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है ना इसमें, ये इसको लिख लेना, क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हारे पास लिखा होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगी ये आया कैसे। टेस्ट में आपने ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट में आपको सिर्फ ये लिखना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखनी है, फंक्शन किससे डिफाइन है यानी ये लिखना है, और उसके बाद उसका सिर्फ ग्राफ बना देना है बस। और सारे ग्राफ दूंगी मैं, ये भी बता दूं, लेके एब्सोल्यूट फंक्शन से, एब्सोल्यूट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन, ये भी ठीक है, सिग्नम फंक्शन, ये सारे दूंगी जितने भी कराए हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के सारे दूंगी जितने भी हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।